हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग का मतलब समझते हैं। इस हेडिंग का मतलब है मैनिफेस्टली। मैनिफेस्टली का मतलब होता है क्लियरली, एकदम स्पष्ट रूप से। और आर्बिट्ररी का मतलब होता है किसी चीज़ को मनमाने तरीके से करना, मतलब अपनी मनमर्जी से करना। क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक। तो पूरी हेडिंग का मतलब क्या है? मैनिफेस्टली मतलब क्लियरली, आर्बिट्ररी मतलब ये जो हुआ है वो क्लियरली मनमाना हुआ है, मतलब मनमर्जी से हुआ है। और ये जो है वो क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब असंवैधानिक है। ये इस हेडिंग का मतलब है। ये जो आर्टिकल है ना वो दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या जो है वो कंट्रोवर्सी चल रही है दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है आप लोग पूरा वीडियो देखना। डेली जो मेरा वीडियो है वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम या किसी और प्रॉब्लम की वजह से जो है वो मेरा वीडियो लेट अपलोड होता है। लेकिन वीडियो जो है वो मेरा डेली रात को आता है। तो अगर आप चाहते हो कि तुरंत आपको जो है वो वीडियो लिंक मिल जाए जैसे ही वीडियो आए, तो आप मेरे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना। वो आपको उसका लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो आर्टिकल है इसका PDF, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया होगा, वो भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तुरंत मैं उस पर लिंक भेज दूंगा, आपको PDF भेज दूंगा। तो रेगुलर आप लोग ये सेशंस देखो, आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बढ़ेगी, आप नॉलेजेबल होगे और आपका वोकैब जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। एक बार मेरे से पढ़ना और फिर जाके इसको एक बार खुद से रीड करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, जिसमें हम लोग दिल्ली वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चल रहा है पूरा पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो क्या लिखा हुआ है? In 2015, soon after the Aam Aadmi Party won the Delhi Legislative Assembly elections by a significant margin, the central government issued a notification taking control over services in the National Capital Territory। मतलब जैसे ही जो आम आदमी पार्टी थी 2015 में उसने दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इलेक्शंस हुई थी, जैसे ही केजरीवाल जी जो है वो CM बने और एक अच्छे मार्जिन से वो जीते थे, एक सिग्निफिकेंट मार्जिन से, ठीक है, काफ़ी डोमिनेट किया था उन्होंने। उसके बाद क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने एक नोटिफिकेशन भेजा दिल्ली गवर्नमेंट को, और जो सर्विसेज थी वहाँ की, मतलब जैसे IAS हो गई, IPS हो गई, जो भी सर्विसेज में आता है उनको जो है वो अपने कंट्रोल में उन्होंने ले लिया। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दिस स्पार्क्ड एन 8 ईयर लॉन्ग बैटल बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पार्क्ड का मतलब होता है चिंगारी लगना। इससे क्या हुआ, एक लंबा बैटल चला दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। एक केस चला इसी को लेके कि सर्विसेज जो है वो, दिल्ली गवर्नमेंट ने केस किया कि सर्विसेज जो है वो किसके अंडर में होनी चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में होनी चाहिए। तो सेंटर वर्सेस स्टेट ये केस चला, लगभग 8 साल तक जो है वो केस चला। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा हुआ है इन्वॉल्विंग 4 राउंड्स ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमेबाजी होना, मुकदमा होना। तो लगभग 4 राउंड की जो है वो लिटिगेशन हुई बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने। इन मई 2023 द कोर्ट रूल्ड डिसिसिवली इन फेवर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। डिसिसिवली का मतलब होता है फर्मली, मतलब स्ट्रांगली, मजबूती से। और 2023 में मई महीने में जो कोर्ट थी उसने मजबूती से जो है ना दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में जो है वो फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हाउ एवर rather than being the end of the battle, the court's decision turned out to be another pit stop। pit stop का मतलब क्या होता है, मतलब इस मोड़ पे, उस मोड़ पे ये केस रुका जहाँ पे खड्डा था, मतलब इस जगह पे केस ये बंद हुआ, वहाँ से दोबारा जो है ना वो खड्डे में गिरने की नौबत आ गई। मतलब केस जो है वो अच्छी जगह पे बंद नहीं हुआ। पिट पिट का मतलब होता है खड्डा और स्टॉप का मतलब होता है जहाँ पे ये केस बंद हुआ। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया, विद इन डेज मतलब कुछ दिनों के अंदर अंदर, दिस सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिंग थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डिनेंस अमेंडिंग द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट ऑफ 1991। तो उसके कुछ ही दिनों बाद जो हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने प्रेसिडेंट के थ्रू एक ऑर्डिनेंस पास किया। अब मैं आपको बताता हूँ ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है,
जब लोकसभा जो है वो सत्र में नहीं होगी, उसका कोई भी सत्र नहीं चल रहा होगा, वो मतलब सिटिंग में नहीं होगी, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी केस में कोई एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। तो इसका फ़ायदा लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया और अमेंड कर दिया जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का एक्ट था 1991 का। थ्रू दिस ऑर्डिनेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट सॉट टू अंडो द कोर्ट्स डिसीजन। इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जो कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने सॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को ट्राई करना, उसने ट्राई किया। अंडो का मतलब होता है दोबारा लाना, किसी चीज़ को दोबारा लाना। तो जो कोर्ट की जजमेंट थी ना उसको रिवर्स करने की कोशिश की और दोबारा जो है उस ऑर्डिनेंस को मतलब पास करने के बाद सर्विसेज को अपने अंडर में लाने की कोशिश की। इट एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है क्लियरली डिप्राइव्ड द दिल्लीज लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम इनेक्टिंग लॉज पर्टेनिंग टू सर्विसेज विद इन द एनसीटी। इसने क्या किया, क्लियरली ये जो ऑर्डिनेंस आया ना इसने क्लियरली डिप्राइव्ड कर दिया, मतलब दूर कर दिया जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को फ्रॉम इनेक्टिंग लॉज, मतलब कानूनों को बनाना, प्रिटेनिंग का मतलब होता है संबंधित, किसके रिलेटेड, सर्विसेज के अंदर। जो सर्विसेज के रिलेटेड जो भी लॉ थे उसको रोक दिया उन्होंने कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसको इनेक्ट नहीं कर सकती है। एंड इंस्टेड सेटअप ए पैरेलल बॉडी, और उसके लिए उन्होंने एक पैरेलल बॉडी सेटअप की। एक सेकंड थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ये, ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, एक स्पेशल जो है वो बॉडी सेटअप की कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, अनेक्टिंग लॉस। उसके बाद क्या हुआ, एंड इंस्टेड सेटअप ए पैरेलल बॉडी कंप्राइजिंग द चीफ मिनिस्टर, जिसमें एक चीफ मिनिस्टर होगा और 2 ब्यूरोक्रेट्स होंगे। ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो IAS IPS कोई भी होंगे, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग सर्विसेज रिलेटेड डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। और जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब कोई भी डिसीजन होगा जो सर्विसेज के रिलेटेड चाहे ट्रांसफ़र का हो, तो इन 3 बंदे मतलब इसमें शामिल थे। एक जो चीफ मिनिस्टर थे, 2 ब्यूरोक्रेट्स थे। ब्यूरोक्रेट्स मतलब गवर्नमेंट के आदमी हो गए, और अगर गवर्नमेंट के आदमी हो गए 2 आदमी गवर्नमेंट के, एक चीफ मिनिस्टर, तो ज़्यादा पलड़ा बारी किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सर्विसेज जो थी ना वो इनडायरेक्टली जो है वो दोबारा किसके अंडर में चली गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चली गई। अब हम लोग बात करेंगे इन फैक्ट ए केस ऑफ बीइंग हैंडेड बैक। हैंडेड बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस कर देना, वापस लाना। शॉन ऑफ लीगलाइज, अब ये शॉन का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को छीन लेना, ठीक है। तो शॉन ऑफ लीगलाइज एंड इनफैक्ट द दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस टेक्स अवे द कंट्रोल ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। मतलब ये बिल्कुल भी लीगलाइज नहीं था, लीगलाइज से काफ़ी दूर था। शॉन का मतलब होता है दूर होना, छीना होना, ठीक है। और इनफैक्ट जो ये दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस था ना, इसने क्या किया, जो कंट्रोल था सर्विसेज के ऊपर वो उसको छीन लिया इलेक्टेड गवर्नमेंट की दिल्ली से, एंड हैंड्स इट बैक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो होती, जो सर्विसेज जो थी वो वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई। ए क्लोज लुक एट द ऑर्डिनेंस रिवील्स 2 जस्टिफिकेशन ऑफर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम लोग करीबी से इस ऑर्डिनेंस को देखेंगे ना तो ये 2 जस्टिफिकेशन देता है, मतलब 2 सफाई देता है ये, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफर की है। एट द लेवल ऑफ पॉलिसी द सेंट्रल गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट दिल्ली स्टेटस एज द नेशनल कैपिटल रिक्वायर्स ए बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट एट द सेंटर। अगर हम लोग पॉलिसी लेवल पे देखेंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये तर्क दिया है, मतलब आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क देना, कि दैट दिल्ली स्टेटस एज ए नेशनल कैपिटल, मतलब दिल्ली का जो स्टेटस है एज ए नेशनल कैपिटल, इसमें एक बैलेंस चाहिए, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, मतलब दोनों का फ़ायदा होना चाहिए, दोनों को देख के बनाना चाहिए। किसके बीच में, दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एट दी सेंटर। तो एक तर्क उन्होंने ये दिया है कि जो सर्विसेज को अपने अंदर में किया है At the level of law, it is argued that Article 239AA of the Constitution, which encodes Delhi's special status, expressly authorizes Parliament to pass law with respect to fields that are normally within exclusive competence of the states. दूसरा तर्क उन्होंने ये दिया है लॉ के लेवल पे कि जो आर्टिकल 239AA है, जो कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देता है, वो एक्सप्रेसिवली ऑथराइज़ करता है, मतलब अथॉरिटी देता है पार्लियामेंट को कि वो कोई भी लॉ बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू ऐसी फील्ड के रिस्पेक्ट में जो कि एक्सक्लूसिव, मतलब पर्टिकुलर कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट्स के, मतलब कॉम्पिटेंस का मतलब होता है अधिकार में होना, जो कि स्टेट के अधिकार में हो।
बोथ दिस आर्ग्यूमेंट्स हाउएवर मिस द मार्क। दोनों जो तर्क दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पहला तर्क उन्होंने ये दिया है कि एक बैलेंस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, इसीलिए हमने इस ऑर्डिनेंस को पास किया है। दूसरा उन्होंने ये दिया है कि जो मतलब ये जो आर्टिकल है 239 AA जिसने दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया है, ये जो आर्टिकल है वो ऑथराइज़ करता है, अधिकार देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई भी लॉ बना सकती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में हो। ठीक है, दोनों ये आर्गुमेंट है इन्होंने मार्क मिस कर दिया है, मतलब जो मेन पॉइंट था उसको मिस कर दिया है। इन पर्टिकुलर दे कैन नॉट पेपर अवे द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ विद इन दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस। तो अगर हम लोग पर्टिकुलर बात करेंगे ना तो ये दे कैन नॉट पेपर अवे, पेपर अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना। तो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ है, मतलब कमियाँ हैं, ये जो दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस आया है उसको ये छुपा नहीं पाए हैं। पेपर अवे का मतलब होता है हाइड नहीं कर पाए हैं, कैन नॉट पेपर अवे। दैट द ऑर्डिनेंस वायलेट्स एंड अंडरमाइंस कोर्स प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, कि ये जो ऑर्डिनेंस है ना ये वायलेट करता है, उल्लंघन करता है और अंडरमाइन करता है, मतलब वीक करता है जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के, रिप्रेजेंटेटिव चाहे गवर्नेंस हो या फिर जो रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन हो। टू अंडरस्टैंड हाउ लेट अस बिगन विद फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम लोग पहले फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे। एनी फंक्शनिंग मॉडर्न पॉलिटी रिक्वायर्स द परफॉर्मेंस ऑफ वास्ट रेंज ऑफ डेली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस विच मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड एट मल्टीपल लेवल। तो कोई भी चाहे मॉडर्न पॉलिटी में कोई भी फंक्शनिंग हो उसके लिए परफॉर्मेंस चाहिए होती है, जो हमारा डेली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, ठीक है, जो सर्विसेज हैं उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है और ये जो है वो कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है, मल्टीपल लेवल्स पे। दिस टास्क इज़ परफॉर्म्ड बाय द बॉडी दैट वी कोल इक्वली कॉल दी सर्विसेज। और ये जो सारे फंक्शंस हैं इनको कौन परफॉर्म करता है, जिनको हम लोग बोलचाल की भाषा में, कोल इक्वली का मतलब होता है बोलचाल की भाषा में जिनको हम सर्विसेज करते हैं। मतलब कोई भी देखो यार, जितने भी डिपार्टमेंट हो गए गवर्नमेंट के जो सर्विसेज के अंडर आते हैं, चाहे कोई IPS हो, IS हो, जहाँ PCS कोई भी मतलब हो, तो मतलब चाहे कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक है, सिविल में, तो वो जो सारे हैं ना वो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसको हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं मल्टीपल लेवल में, और इसी को हम लोग जो है वो सर्विसेज बोलते हैं। वाइल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर, आगे क्या लिखा हुआ है, वाइल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड शेपिंग विजन व्हेन इट कम्स टू क्रूशियल इशूज सच एज हेल्थ और एजुकेशन, इट इज़ द सर्विसेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग बोथ विजन एंड पॉलिसी इन कंक्रीट टर्म्स। हालांकि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई भी अगर फॉर्म मतलब पॉलिसी बनती है, पॉलिसी को बनाने में, उसको शेप देने में, जब हम लोग इंपॉर्टेंट इशूज़ की बात करते हैं जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लेकिन इट इज़ दी सर्विसेज, लेकिन ये जो सर्विसेज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं विज़न को इम्प्लीमेंट करने में भी और पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट करने में। अगर हम लोग कंक्रीट टर्म्स में बात करें, मतलब मजबूत अगर हम लोग टर्म्स में बात करें, तो सर्विसेज का रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देयरफॉर द क्वेश्चन ऑफ हु द सर्विसेज आर रिस्पॉन्सिबल टू, तो ये जो क्वेश्चन है कि सर्विसेज जो है वो किसको रिस्पॉन्सिबल हैं और हु दे आंसर टू बिकम्स क्रूशियल, और जो सर्विसेज हैं उनको किसको आंसर करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है कि स्टेट गवर्नमेंट को करना है। इन अदर वर्ड्स, वट एवर पॉलिसी और विजन दैट इलेक्टेड legislators may formulate, whether this is actually implemented and what is actually implemented डिपेंड्स ऑन हु दी सर्विसेज रिपोर्ट टू। तो जो भी मतलब सर्विसेज के रिलेटेड कोई भी अगर लेजिस्लेचर बनाया जाता है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो रहा है, लागू हो रहा है, या फिर वो कैसा चल रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि सर्विसेज जो कर रहे हैं उनको रिपोर्ट किसको करना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे तो ठीक रहेगा, उनमें कोऑर्डिनेशन रहेगा क्योंकि कानून भी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। लेकिन अगर कानून स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। एंड हु हैज़ पावर ओवर म्यूंडेन इश्यूज। म्यूंडेन का मतलब क्या होता है, म्यूंडेन का मतलब होता है जो मतलब सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे ट्रांसफ़र्स हो गया या फिर पोस्टिंग हो गया और इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन हो गया। For this reason, the default position has always been that unless expressly provided otherwise, it is the directly elected government that should have control over services। तो इसी रीज़न की वजह से जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है ना, मतलब जो संविधान के द्वारा दी जाती है, हैज़ ऑलवेज बीन दैट, मतलब वो पोजीशन यही रहती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वही इन चीज़ों को देखे,
unless expressly provided otherwise it is the directly elected government that should have control over services। मतलब जो डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ना, उसी को जो है वो सर्विसेज को कंट्रोल करना चाहिए। This ensures that the representatives whom the people elect upon a certain manifesto actually have the ability to implement policies and promises on the basis of which they have been elected। तो ये चीज़ जो है ना वो इंश्योर करती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो होम दी पीपल इलेक्ट, जिनको लोग इलेक्ट करते हैं अपॉन ए सर्टन मैनिफेस्टो, ठीक है, एक्चुअली हैव दी एबिलिटी, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें और प्रोमिस करें ऑन दी बेसिस ऑफ विच दे हैव बीन इलेक्टेड, जिनके थ्रू उनको इलेक्ट किया गया है। ए चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, जिम्मेवारी। इन इट्स जजमेंट इन मई 2023 the court explicitly recognized this by formulating the concept of triple chain of accountability। जो 2023 में जो जजमेंट आई दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में सुप्रीम कोर्ट की, उसने रिकॉग्नाइज़ किया जो ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है। मतलब 3 जगहों से जो है वो जिम्मेवारी बनती है, ठीक है, जवाबदेही है। द ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज़ इंटीग्रल टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड प्रोसीड्स एज फॉलोज। तो जो ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ये इंटीग्रल है, मतलब एकजुट है जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और इस तरह से ये जो है वो प्रोसीड करती है, मतलब चलती है। सिविल सर्वेंट्स और अकाउंटेबल टू द कैबिनेट, जो सिविल सर्विसेज हैं वो मतलब जवाब देते हैं जो हमारी कैबिनेट होती है उनको। द कैबिनेट इज़ अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, और जो कैबिनेट होती है वो लेजिस्लेचर को, जो कानून बनाते हैं उनको जवाबदेही होती है, और या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोल सकते हो। एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना उसकी जिम्मेवारी बनती है, उसको जवाब देना होता है इलेक्टोरेट को। इलेक्टोरेट मतलब जिन्होंने उनको वोट किया है। एनी ऑफ एक्शन दैट सर्व्स दिस ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फंडामेंटली अंडरमाइंस द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। कोई भी अगर एक्शन जो है ना जो सेवर करता है, मतलब जो गंभीर करता है इस चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी को, ख़राब करता है, डैमेज करता है, वो अंडरमाइन करता है, वीक करता है जो हमारे कोर प्रिंसिपल है हमारे गवर्नमेंट के, विच इज़ एट बेड रॉक ऑफ अवर डेमोक्रेसी। बेड रॉक मतलब जो इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। द कोर्ट्स आइडिया ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज़ एविडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ दिल्ली। तो जो कोर्ट का ये जो आइडिया है ना ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी का, क्या ये जो मतलब ये जो आइडिया है वो क्या है? आइडिया सीधा सीधा ये है कि जो हमारी जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं कैबिनेट को। जो कैबिनेट होता है आपको पता है ना, किसी भी गवर्नमेंट की जो है वो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, और जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर को, मतलब जो कानून बनाते हैं पार्लियामेंट के, उनको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो लेजिस्लेचर है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो लोग हैं, जो इलेक्टोरेट है। अगर इसके बीच में कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा, जैसे अगर सर्विसेज के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को छोड़ के अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि कोई भी अगर इसमें सेवर्स आता है, कोई भी डैमेज आता है, कोई भी गंभीरता आती है तो इससे जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो कोर्ट का ये डिसीजन था ना ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी का, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना रिलेटिंग टू दिल्ली उसमें भी है। एंड इट डेमोस्ट्रेट, और ये हमें बताता है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिफेंस ऑफ द ऑर्डिनेंस कैन नॉट स्टैंड। तो ये हमें डेमोस्ट्रेट करता है। डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना, कि कैसे जो है ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफेंस है ना, कि वो ऑर्डिनेंस को जिस तरह से बचा रही है, बोल रही है कि सही है, वो सही नहीं है, वो स्टैंड नहीं करता है। दिल्ली स्पेशल स्टेटस विच फ्लोज फ्रॉम it being the capital of the country is already recognized in article 239 AA। तो ये जो दिल्ली का स्पेशल स्टेटस है इसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया गया है, बताया गया है हमारे संविधान में आर्टिकल 239 AA में, इन मैनी डिस्ट्रिक्ट्स पे अलग अलग तरीके से। For example, Article 239 AA explicitly deprives Delhi's legislative assembly and by extension the Delhi government from legislating or taking executive action under 3 fields that are otherwise reserved for the states: public order, land and the police। ऑलरेडी जो दिल्ली गवर्नमेंट को स्पेशल स्टेटस दिया गया ना वो डिप्राइव करता है, मतलब अलग करता है दिल्ली की गवर्नमेंट को, कि वो कोई भी डिसीजन जो है ना वो नहीं ले सकती है, एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं ले सकती है, चाहे वो पब्लिक ऑर्डर हो या फिर लैंड हो या फिर पुलिस हो। ऑलरेडी इन 3 चीज़ों पे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है। तो इसको एक्सटेंड करना, सर्विसेज को भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में लाना, ये गैर कानूनी है, मतलब ये एक किस्म का ठीक नहीं है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, जिसने आर्टिकल लिखा हुआ है उसका कहना है।
In other words, by not giving to the Delhi government, but all other states governments enjoy Article 239A, directly sets out the balance between the interest of representative governance and national interest in the national capital. तो अगर हम लोग दूसरे शब्दों में गए कहें तो अगर हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट को बाय नॉट गिविंग टू द दिल्ली गवर्नमेंट, बट जो मतलब दिल्ली गवर्नमेंट को वो चीज़ें नहीं देना जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स इंजॉय करती हैं, आर्टिकल 239AA ऑलरेडी जो है ना उसने क्या किया है, सेट्स आउट दी बैलेंस, एक बैलेंस बनाया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस में और जो नेशनल इंटरेस्ट हैं नेशनल कैपिटल के। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा हुआ है क्रूशियली, मतलब क्रूशियली का मतलब होता है इम्पॉर्टेंटली, एंड दिस वॉज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन दी कोर्ट्स जजमेंट। तो ये कोर्ट की जजमेंट में भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर था। आर्टिकल 239AA डज नॉट टेक अवे सर्विसेज फ्रॉम दी परव्यू एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ दिल्ली असेंबली एंड दिल्ली गवर्नमेंट। तो उसने भी जो कोर्ट की जजमेंट थी उसने भी यही बोला था कि जो आर्टिकल 239AA है वो सर्विसेज को दिल्ली गवर्नमेंट से नहीं ले सकता है। In other words, the very structure of Article 239AA is designed to preserve the triple chain of accountability। जो Article 239AA बनाया हुआ है ना, ये प्रिजर्व करने के लिए मतलब बचाने के लिए बनाया गया है, जो ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की हमने बात की। वियर्स दिल्लीज ब्यूरोक्रेट्स शैल बी अकाउंटेबल टू दिल्ली गवर्नमेंट। जो जहाँ पे जो दिल्ली के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सर्विसेज के लोग हैं, वो रिस्पॉन्स करें दिल्ली गवर्नमेंट को, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि जो ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है वो बना रहे। दिल्लीज गवर्नमेंट विल बी अकाउंटेबल टू दिल्ली लेजिस्लेचर, और दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो दिल्ली लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल हो। एंड दिल्ली लेजिस्लेचर विल बी अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ दिल्ली, और जो दिल्ली का लेजिस्लेचर है वो लोगों को जवाब दे। तो ऐसी चेन होनी चाहिए, ना कि बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़े। द दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस हाउएवर सेवर्स दिस ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सेवर का मतलब होता है सीरियस करना, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना, प्रॉब्लमेटिक होना। तो जो दिल्ली के लिए जो ऑर्डिनेंस लाया गया है ना, उसने ये जो ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है उसको वीक किया है बाय टेकिंग अवे द इंटायर कैटेगरी ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द यूरिडिक्शन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि सर्विसेज की कैटेगरी को उसने दिल्ली गवर्नमेंट से छीन लिया है। एंड इन इफेक्ट प्लेसिंग इट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ला दिया है। Now it is of course true that another feature of the balance that is encoded within the Article 239 is that it grants to Parliament to pass law with respect to Delhi। मतलब of course हम ये बोल सकते हैं कि एक और फीचर है जो कि बैलेंस क्रिएट करता है और बताता है कि जो आर्टिकल 239A है वो ग्रांट देता है, पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वो पास कर सकती है लॉ को विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली अंडर एनी ऑफ द फील्ड, किसी भी फील्ड में दैट आर अदरवाइज रिजर्व टू द स्टेट्स, वन ऑफ विच इज सर्विसेज, और इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड है। द पर्पस ऑफ दिस इज टू मेंटेन ए डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसका पर्पस ये था कि एक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब होता है दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे। वाइल पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्पेयर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट इंटायरली। और जो पब्लिक ऑर्डर है, जो लॉ है, जो पुलिस है, ये दिल्ली गवर्नमेंट से पहले ही छीन लिया था। अनफोर्सिएबली मतलब जिसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सर्कमस्टेंसेस माइट अराइज रिक्वायरिंग पार्लियामेंट टू पास स्पेसिफिक लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू अनदर फील्ड एज वेल। तो मतलब जो सर्कमस्टेंसेस मतलब माइट अराइज रिक्वायरिंग, वो क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब अगर कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं तो पार्लियामेंट जो है वो एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू अदर फील्ड्स, बाकी फील्ड्स के लिए भी। अब हम लोग बात करेंगे पावर ओवर सर्विसेज टेकन अवे, मतलब जो पावर थी दिल्ली गवर्नमेंट के पास सर्विसेज की उसको छीन लिया है। द दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस हाउ एवर डज नॉट डू दैट। इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एनी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, मतलब ये जो आर्टिकल 239AA में लिखा हुआ था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी लॉ बनाना है बाकी फील्ड्स के लिए तो उसके लिए एक मतलब रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि इसके लिए लॉ बनाने की ज़रूरत है। लेकिन दिल्ली का जो सर्विसेज ऑर्डिनेंस आया उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिंग टू एनी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, मतलब किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस को रिस्पॉन्स करने के बजाय इट टेक्स अवे द दिल्ली गवर्नमेंट्स पावर फ्रॉम अवर सर्विसेज। इसने छीन ली जो पावर थी दिल्ली गवर्नमेंट की सर्विसेज को लेके हर सर्कमस्टेंसेस में। इन अदर वर्ड्स इट ट्राइज टू टेक फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सप्रेसिबली डिनाइड। मतलब इसने क्या किया है, इट ट्राइज टू टेक फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो मतलब चीज़ की है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिनाई करता है, मना करता है। एक्सक्लूसिव पावर ओवर सर्विसेज, जो कि एक्सक्लूसिव पावर थी ओवर सर्विसेज। इंडीड मतलब वास्तविकता में, नोटेबली द ऑर्डिनेंस आर्टिकुलेट्स, मतलब आर्टिकुलेट्स का मतलब होता है स्पष्ट करना, बताना।
नो स्पेसिफिक और कंक्रीट रीज़न बाय इट हैज़ बीन इनेक्टेड, मतलब ऐसा कोई भी रीज़न नहीं बताता है ये जो ऑर्डिनेंस है कि इसको क्यों इनेक्ट किया गया, ऐसा कोई भी जो है वो कंडीशन नहीं बनी थी अदर देन द नीड टू बैलेंस इंटरेस्ट। दिस एज वी हैव सीन इज़ illogical, मतलब ये illogical है एज दैट बैलेंसिंग हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है ना उससे ऑलरेडी बैलेंस बना हुआ था, तो ये हमें illogical लगता है कि हम बैलेंस बनाने के लिए इस ऑर्डिनेंस को लाए हैं। It can therefore be seen that the Delhi Services Ordinance undermines the principles of representative democracy। तो ये दिख रहा है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का ये ऑर्डिनेंस है ना ये वीक कर रहा है जो मेन प्रिंसिपल हैं डेमोक्रेसी के, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के, जो कि हमारे पिलर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के। इट ऑल्सो मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी, मैनिफेस्टली मतलब क्लियरली, और आर्बिट्ररी मतलब मनमर्जी से जो है, एज इट लैक्स एनी अंडरमाइनिंग प्रिंसिपल दैट जस्टिफाइज इट बट इज़, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे डेटरमाइनिंग मतलब इंपॉर्टेंट जो है वो प्रिंसिपल नहीं दिख रहे हैं जो इसको जस्टिफाई कर सकें कि ये सही है। इनफैक्ट ए होलसेल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम दिल्ली टू दी सेंटर। फॉर दिस रीजन्स इन द ओपिनियंस ऑफ दिस राइटर, जिसने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, इट इज़ क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसीलिए इसको वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहा है। इट ओनली रिमेन्स टू बी सीन बट द आउटकम विल बी व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इज़ अप्रोच्ड फॉर द 5th टाइम टू adjudicate दिस seemingly endless battle। तो इट ओनली रिमेन्स टू बी सीन बट द आउटकम विल बी, मतलब अभी हमें बस यही देखना होगा कि क्या रिज़ल्ट होगा, क्या आउटकम होगा, या भी जब दोबारा जो है 5th टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा कि इसको एडजुडिकेट करने के लिए, मतलब इसके ऊपर फैसला लेने के लिए, ये जो एंडलेस बैटल चल रही है, मतलब लगातार पिछले 8 सालों से बैटल चल रही है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। पूरा आर्टिकल मैंने आपको समझा लिया है। आर्टिकल जो दिया हुआ है ये दिल्ली बेस्ड लॉयर ने दिया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके ओपिनियन आपके लिए मैटर करते हैं। एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने के लिए, आपको नॉलेजेबल बनाने के लिए ये आर्टिकल काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो कॉन्टीन्यूसली आप लोग इन लेक्चर्स को देखो, फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको जाके खुद से पढ़ो। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कॉन्टीन्यूसली लेक्चर्स को देखो, इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरे लेक्चर्स आप लोग देखो, एंजॉय करो, अपना नॉलेज बढ़ाओ। जय हिंद।